हाँ साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राज्यपाल के विषय में जो बताए थे उससे बचे हुए जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमको आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको लाभकारी है कि नहीं है। कमेंट करेंगे तो हमको उसका जवाब आपको देंगे और जो कमियां होगी उसको हम संशोधन करेंगे। तो चलिए राज्यपाल के विषय में जो हम बता रहे थे उसके आगे आपको हम बताते हैं। तो राज्यपाल के विषय में हम आपको इनके महत्वपूर्ण बातें, जैसे इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी शर्तें क्या है, इनकी अर्हताएँ क्या है, इनका कार्यकाल क्या है, या इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके अनुच्छेद क्या है हम आपको बताए हैं। कोई व्यक्ति एक या अधिक राज्यों से राज्यपाल हो सकता है, इस पर चर्चा की गई है। अब बची हुई दो चीज़ें हैं, इनकी शक्तियाँ प्लस अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। हम आपको इसमें बताएंगे कि राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, उनके क्या दायित्व हैं और उनके अन्य कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसके बाद एक वीडियो हम आपको और देंगे जो इंडिविजुअल राज्यपाल के अध्यादेश, जो 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपको राज्यपाल की शक्तियों के विषय में बताते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ। अब इसको आप समझिए। शक्तियों से जो राज्यपाल का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वो लगभग कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड इसमें से क्या सही है, 4 विकल्प रहेगा, 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा। क्या सही है, क्या गलत है, 3 सही रहेगा, 1 गलत रहेगा। या इस तरह से 1 सही 2 सही इस तरह बनते हैं। तो जब इनके जैसे आप नियुक्ति आदि के विषय में जान रहे हैं तो इनकी शक्तियों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, जो प्रश्न बनेगा आप आसानी से हल कर लेंगे। तो शक्तियाँ नंबर मुख्य रूप से इनकी शक्तियाँ निम्न है। कौन सी इनकी शक्तियाँ निम्न है? जैसे नंबर 1 आप समझिए। नंबर 1 कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ। नंबर 2 विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ। नंबर 3 वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय। और नंबर 4 न्यायिक। ये इनकी शक्तियाँ हैं। क्या है? कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। अब इनकी कौन सी शक्तियाँ नहीं हैं, इसको भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। राज्यपाल को प्राप्त शक्तियाँ नहीं है। शक्तियाँ नहीं है। नंबर 1 इसके भी आप जान लीजिए कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि कूटनीतिक राज्यपाल को कूटनीतिक की शक्ति प्राप्त नहीं। नंबर 2 सैन्य शक्ति। राज्यपाल को जैसे राष्ट्रपति को सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं होती। नंबर 3 आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति जैसे जो आपातकालीन शक्ति होती है वो भी इनको प्राप्त नहीं होती। और नंबर 4 मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति। मृत्युदंड क्षमा की शक्ति। ये पूछा भी जाता है। देखिए, दंड को क्षमा करने, उसको कम करने, इस तरह शक्ति चर्चा करेंगे, लेकिन ये शक्तियाँ इसको प्राप्त नहीं होती है।
अब अगर इससे प्रश्न बनता है कि राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कौन सी नहीं प्राप्त है, कूटनीतिक, सैन्य, आपातकालीन, मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति। यदि प्रश्न बनता है कि जैसे बन गया कि राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, अब कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और सैन्य शक्ति दे दिए तो आपको उत्तर सैन्य शक्ति हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप ये स्पष्ट हो लीजिए, इससे आपका जो प्रश्न बनेगा इससे भी आता है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आसानी होगी। अब हम यहाँ को प्राप्त शक्तियाँ हो गई। अब हम आप जान लीजिए कि एक एक शक्तियों पे चर्चा करते चलते हैं। अब आप इसको जो है समझ लीजिए कि नंबर 1 जो है मुख्य रूप से इसको हटा देते हैं। नंबर 1, राज्यपाल को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, स्पष्ट हो गया है कि कूटनीतिक, सैन्य, आपातकालीन, मृत्युदंड करने की शक्ति। अब आपको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है एक एक पे हम चर्चा करते चलते हैं। सबसे नंबर 1 कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति देखिए, जो प्रश्न बनेगा उसमें देखकर इस तरह नहीं पूछेगा कि कार्यकारी शक्ति है कि न्यायिक शक्ति है, या इसके अंदर जो फैक्ट हैं यही से कॉन्सेप्टुअल प्रश्न बनते हैं। जैसे दे देगा क्षमादान की शक्ति है कि नहीं, ये न्यायिक, तो क्षमादान का मतलब न्यायिक से संबंधित हो गया, तो ये क्राइटेरिया आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। बस अब इसके अंदर जो फैक्ट है उसको आप जानने की कोशिश करिए कि नंबर 1 एक कार्यकारी शक्ति में क्या है कि यह जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति बस एक एक चीज समझते जाइए कि यह मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब इस तरह विकल्प नहीं बनेगा कि मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल किस शक्ति के तहत करता है, ऐसा नहीं बनेगा। वो सीधे बनेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो अभी जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति के विषय में डिटेल पढ़ा जाएगा, लेकिन हम मान चलिए प्रश्न बनता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारा राज्यपाल। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के लिए जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है। उड़ीसा के लिए कौन? जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है। अब देखिए, इस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में यही सब पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री अन्य नियुक्ति कौन करता है, या जनजातीय कल्याण की मंत्री की नियुक्ति किन किन प्रांतों में की जाती है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नंबर 3, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अब आप समझ रहे हैं कि ये सब चीजें प्रश्न में पूछा जाता है कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करता है, यही करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। इनकी नियुक्ति करता किसकी? राज्य लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी का
पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति यही करता है। लेकिन यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीजें बहुत समझने की चीज है, उसको जो है हम ध्यान देकर ही करेंगे कि राज्य लोक सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इसको हटाता कौन है? हटाता है कौन? राष्ट्रपति। थोड़ा सा आप जहाँ कंट्रोवर्सी है, जहाँ ध्यान देने की चीज है, हम चर्चा कर लेते हैं कि इनको हटाएगा कौन? हमारा राष्ट्रपति। ये चीज आप मत भूलिएगा, नहीं तो एग्जाम में आप गलत कर देंगे। अब आप समझिए कि उच्च न्यायालय के मुख्य या अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। कौन? शपथ दिलाता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ये राज्यपाल। और इनकी नियुक्ति या पदत्याग, इनकी नियुक्ति और पदत्याग जो है या राष्ट्रपति करेगा। यहाँ आपको ध्यान देने की चीजें हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है, लेकिन उनकी नियुक्ति पदत्याग राष्ट्रपति करता है। बस आप समझिए कि जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य नियुक्ति राज्यपाल करता है, हटाता राष्ट्रपति है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाता भी राष्ट्रपति है, लेकिन शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। ध्यान दीजिएगा, कुलाधिपति होता है और कुलपति की नियुक्ति करता है। तो उसके कुलपति होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, कुलपति की नियुक्ति करता है। उनकी कुलपति की नियुक्ति करता है। तो कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल ऑलरेडी कुलाधिपति होता है। अब ये है उसकी मुख्य रूप से कार्यकारी शक्तियां। अब यहाँ से जो आपका प्रश्न बनेगा, अगर इतना समझ रहे हैं तो जो प्रश्न बनेगा आप स्पष्ट कर लेंगे। पहले कि वह मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पहला चीज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के लिए जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य महाधिवक्ता का नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है, हटाता राष्ट्रपति है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलवाता है राज्यपाल, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्य विश्वविद्यालय कुलाधिपति होता है और इनकी कुलपति की नियुक्ति करता है। अब आप समझिए कि मुख्य रूप से इनमें जो चीजें हैं, अभी जब हम जैसे राज्य महाधिवक्ता का जो अटॉर्नी पढ़ेंगे तो अलग उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति इनका हटाता कैसे, क्या चीज़ें हैं, ये सब। लेकिन अभी हम इनकी विधायी शक्ति पढ़ रहे हैं, तो एक एक चीज़ पर फोकस करते चलेंगे जिससे दिक्कत ना हो। इतना आप अगर आसान पढ़े रहेंगे तो इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएंगे, यहीं से प्रश्न बनते हैं। अब अगली शक्ति क्या है? वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति। अब कार्यकारी शक्ति हो गई, अगला जो है हम आपको बताएंगे विधायी शक्ति। देखिए किसकी नियुक्ति कौन करता है इसको आप समझे रहिए। बस थोड़ा वही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाने का और उच्च न्यायालय में शपथ का, इतना थोड़ा सा आप समझे रहिए। अब अगला है हमारा नंबर दो हमारा है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति
अब देखिए 4 चीजें हैं। जैसे हमने आपको एक वीडियो दिया था कि उसमें दिया था कि संसद सत्र आहूत करना, स्थगन करना, सत्रावसान करना, विघटित करना। सेम वही चीज इसमें भी है कि विधानसभा का सत्र, जैसे उसमें संसद का सत्र था, उसमें विधानसभा, इसमें विधानसभा का सत्र है, इसमें विधानसभा का सत्र है। सेम वही कंडीशन है। आप हमारा वो वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छा है। संसद का सत्र आहूत करना, स्थगन करना, विघटित करना, सत्रावसान करना, सेम वही चीज है। इसमें विधानसभा सत्र आहूत करना, आहूत, स्थगन, सत्रावसान और विघटन। तो सेम वही चीज है कि ये चीज उसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष करता था, इसमें विधानसभा अध्यक्ष करेंगे स्थगन, विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। बाकी आहूत, सत्रावसान, विघटन राष्ट्रपति करता था लोकसभा के मामले में, और राष्ट्रपति की शक्ति में था, राज्यपाल में इसको राज्यपाल करेगा। ये चीजें आपका राज्यपाल करेगा। अब आहूत करना, दोनों विधानसभा विधान परिषद के आहूत करना, बुलाना राज्यपाल। ये स्थगन का मतलब दैनिक होता है, डेली की कार्यवाही से है, दैनिक कार्यवाही से है ये दैनिक कार्यवाही से। सत्रावसान, सत्र का अंत होना है। विघटन, राज्य जब उनका कार्यकाल समाप्त होता है या मंत्रिपरिषद की सिफारिश से होता है। तो कहने का मतलब है कि इसका बहुत डिस्क्रिप्टिव व्याख्या हम अपने वीडियो में कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके बाद आप बेसिक चीजें समझ गए कि आहूत करना राज्यपाल, स्थगन विधानसभा अध्यक्ष, सत्रावसान राज्यपाल और विघटन राज्यपाल। अब अगली चीज, इसमें भी इनका सत्र का मामला हो गया, और इसमें दूसरी शक्ति आप समझिए। जब कोई विधेयक विधानसभा विधान परिषद से पास होकर इसके पास आता है, नंबर 1 समझिए कि विधेयक, इसमें 3 चीज होती हैं। जब कोई विधेयक विधानसभा से विधान परिषद में या विधान परिषद से विधानसभा में जब राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल उसको पास कर सकता है, पहली चीज। नंबर 2, विधेयक के मामले में भी उसको रोक सकता है, नंबर 3, राष्ट्रपति के रोक सकता है, इसको रोक सकता है, चाहे राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको रोक सकता है, किसी कारण से रोक सकता है, या पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, पुनः विचार के लिए वापस भी कर सकता है। जैसे कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो उसको पास कर दिया, कानून बन गया। या उसको रोक सकता है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको रोक भी सकता है और पुनः विचार करने के लिए वापस कर देता है। लेकिन यदि विधानमंडल उसको फिर से वापस कर देती है तो इनको उसको पास करना पड़ता है। ये चीज़ आप समझते रहिए कि यदि वह फिर से वापस कर दे तो इसको उनको पास करना पड़ता है। तो ये रही राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। सबसे पहले क्या है कि इनका संसद सत्र आहूत करना, स्थगन विधानसभा अध्यक्ष, सत्रावसान, विघटन, जो कानून निर्माण प्रक्रिया है। यदि विधानसभा विधान परिषद से कोई चीज़ आता है तो पास करते हैं, या तो राष्ट्रपति विचार विमर्श को रोक सकते हैं, या उसको अगर पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं, दोबारा आने पर इनको स्वीकार करना पड़ता है। अब हमारा वित्तीय शक्ति, अब आप इनका वित्तीय शक्ति, इसको थोड़ा सा आप समझिए कि वित्तीय शक्ति में क्या है कि नंबर 3 वित्तीय शक्ति। देखिए बहुत अंदर या बहुत परेशान होने की चीज नहीं, बेसिक चीज आप आसानी समझने रहिए।
फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से अपने दिमाग से प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। लेकिन अगर बेसिक चीज़ आपको नहीं पता है तो आपको समस्या होगी। अब वित्तीय शक्ति, इसमें आप समझिए, राज्यपाल या बजट के विषय में ये होता है कि बजट समय से प्रस्तुत किया जाए, बजट ससमय प्रस्तुत किया जाए, इम्पोर्टेंट चीज है कि ससमय बजट प्रस्तुत किया जाए। बिना राज्यपाल की सहमति से अतिरिक्त मांग नहीं की जा सकती है, अतिरिक्त मांग नहीं की जा सकती है। अब आप समझिएगा कि जैसे किसी बजट की कमी हुई, अगर अतिरिक्त मांग करना है तो राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट लाइन है, यह परीक्षा में पूछता भी है, तो इसको आप समझ लीजिए, पंचायत प्लस पंचायत नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए हर 5वें वर्ष वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राज्य वित्त आयोग। कितने में कि जो हमारी पंचायत है, ग्राम पंचायतें हैं, जो नगर पालिका है, इनकी वित्तीय जांच के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। कितने? 5 वर्ष। इनकी जांच कर लीजिए समीक्षा के लिए कि इनका काम हुआ है कि नहीं। देखिए ग्राम पंचायत बोर्ड लगा ना, वित्तीय वर्ष इतने का काम, तो वित्त आयोग समीक्षा करती है कि काम हुआ है कि नहीं काम हुआ है। तो जैसे धन विधेयक के मामले में जान रहे हैं कि जैसे उसमें लोकसभा मजबूत है, वैसे इसमें विधान सभा मजबूत है। वो चीज़ें धन विधेयक मामला अलग है, उसको आप जान रहे हैं, फिर अलग से धन विधेयक से संबंधित वीडियो आपको देंगे। लेकिन अभी इनकी शक्तियाँ समझिए। वित्तीय शक्तियों में बजट ससमय प्रस्तुत किया जाए, बिना राज्यपाल की सहमति के अतिरिक्त मांग नहीं की जा सकती है। नगर पालिका पंचायत में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5वें वर्ष या वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ये रही मुख्य रूप से इनकी वित्तीय शक्तियाँ। अब अंतिम शक्ति है न्यायिक। इनकी जो है न्यायिक शक्तियाँ, जो है न्यायिक शक्तियाँ। अब देखिए इसमें आर्टिकल भी आप समझ लीजिए कि अगर कभी पूछता है कि इनकी न्यायिक शक्तियों का वर्णन किसमें है, तो आर्टिकल 161 के तहत इनकी न्यायिक शक्तियों की वर्णन की है। सबसे मुख्य रूप से जानिए कि 161 तहत इनकी न्यायिक शक्ति है, यह मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। हम आपको बताए हैं कि नोट आप जान लीजिए कि नोट यह पूछे कि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति किसमें है, तो 161, या न्यायिक शक्ति किसमें है, 161। नोट मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। ये लाइन याद रखिएगा कि मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, आपको याद होना चाहिए कि मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, ये नहीं। होता क्या है इसमें कि या दंड को
दंड का लघुकरण कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। दंड का मतलब मृत्युदंड को यहाँ समझिएगा। दंड का मतलब और तरह के किसी तरह के आजीवन कारावास हुआ हो या आर्थिक दंड हुआ हो या और किसी तरह की समस्या, वो उस दंड से मतलब है, लेकिन मृत्युदंड से मतलब नहीं है। लघुकरण, क्षमा, परिहार, ये सब कहने का मतलब है आर्टिकल 161 के तहत है कि वह दंड को क्षमा कर सकते हैं। उसका जैसे 10 साल की किसी को लगा कि ये माफी योग्य है, माफ कर दिए, लेकिन मृत्युदंड ना, लघुकरण कर सकते हैं, 10 साल की सजा हो, 5 साल कर सकते हैं, 10 लाख का जुर्माना हो, 8 लाख कर सकते हैं। इस तरह के उसकी प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं, दंड का स्वरूप को कम कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं। और नंबर 2, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, आदि के न्यायिक सलाह लेना है तो राष्ट्रपति से सलाह ले सकते हैं न्याय के मामले में कि किस मुद्दे पर क्या काम करना है। देखिए, मुख्य रूप से जो प्रश्न बनता है वह कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही बनता है कि सलाह राष्ट्रपति, सलाह किससे? राष्ट्रपति से। कि न्यायिक मुद्दा अगर कोई है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का मामला है तो राष्ट्रपति से सलाह ले सकते हैं। और जो जिला न्यायालय हैं, जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में भी वह मुख्य न्यायाधीश से, जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि न्यायिक शक्ति ये होती है कि सबसे पहले आप समझिए कि दंड को कम कर सकते हैं, उसका परिहार कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं। एलान का टेस्ट हो। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदि के मामले में राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। जिला न्यायालय न्यायाधीश के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से भी सलाह ले सकते हैं। तो ये रहा इनकी शक्तियाँ। शक्तियों से संबंधित जो प्रश्न बना है, जितना हम बताए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसमें आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं। जो मेन चीज़ें हैं, जिस तरह प्रश्न बनता है उसको हम बहुत लेंथी नहीं करे हैं कि एक तरह से शक्तियों को गिनाते चले जाएं, फिर आपको बोरियत हो। बस आसानी से उसको आप समझने का प्रयास करिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझिए, अब राज्यपाल के विषय में अन्य महत्वपूर्ण बातें, अन्य महत्वपूर्ण बातें आप समझ लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि नंबर 1, राज्यपाल की नंबर 1 में आप समझिए कि इनकी संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति में आप समझिए कि यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति का मुखिया होता है। यह राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया होता है, नाम मात्र का मुखिया होता है। यही लाइन है जो सेम राष्ट्रपति के विषय में है। तो वह केंद्र के कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया होता है, वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। राज्य में या राज्य कार्यपालिका का नाम मात्र का मुखिया होता है, वास्तविक कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री वाले वीडियो में उसको बताया जाएगा। अब कहने का मतलब है कि यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसको हमने पहले वीडियो में आपको बताया है। अब राष्ट्रपति के समझिए इनके दो मामलों में राष्ट्रपति से भिन्न होता है। ये लाइन समझिएगा, 2 मामलों में यह राष्ट्रपति से भिन्न होता है। इसका पद 2 मामलों में राष्ट्रपति से भिन्न होता है, जिसको आप समझिए। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है जरूर यहां से कि संविधान में
संविधान में कुछ जगह राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं। पहला, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, राष्ट्रपति नहीं। और दूसरा, नंबर 2 कि 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन राज्यपाल नहीं। कहने का मतलब है कि कुछ मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति से मजबूत दिखाई दे रहा है। कहने की स्थिति एक ये चीज आप समझते चलिए कि संवैधानिक स्थिति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 2 मामलों में राष्ट्रपति से भिन्न है। पहला क्या है कि संविधान में कुछ जगह राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति को स्वविवेक का मामला नहीं है, वो मंत्रिपरिषद से बंधा हुआ है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। यदि मंत्रिपरिषद कोई काम राष्ट्रपति से कहता है, राष्ट्रपति मान लेता है ठीक है, और नहीं मानता है और पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को दे देता है। मंत्रिपरिषद अगर उस पर चाहे विचार करता है तब भी नहीं विचार करता है, यदि वह फिर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को बात माननी पड़ती है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि मंत्रिपरिषद कोई बात राष्ट्रपति कहता है, राष्ट्रपति एक्सेप्ट कर लिया ठीक है, यदि वह वापस कर दिया कुछ विचार करने के लिए और मंत्रिपरिषद अगर विचार करता है तो अगर फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। राज्यपाल के पास ये चीज नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 इसी बात का गवाह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन राज्यपाल नहीं। ये दोनों लाइन सेम टू सेम है। इसको हम 2 पॉइंट में इसलिए बताए हैं जिससे आप कंफ्यूज न हो। स्वविवेक का मतलब यही है कि जब मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है तो उसको कुछ स्वविवेक है। अब स्वविवेक का प्रयोग कहाँ कहाँ करता है उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये बात आए कि क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, नहीं, तो आता है कि कहाँ कहाँ नहीं बाध्य है, उस मुद्दे पर चर्चा हम कर लेते हैं। नंबर 1 समझिए, जैसे कोई विधेयक लोकसभा से पास हुआ, राज्यपाल राज्यसभा में गया, उसके बाद राष्ट्रपति पास गया, राष्ट्रपति पास कर दिया। यदि राष्ट्रपति वापस किया, पुनः आया तब पास करना पड़ा। लेकिन राज्यपाल विधेयक को इसका स्वविवेक की बात बता रहे हैं। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक सकता है। विचारार्थ रोक सकता है कि अगर कोई आया और लोकसभा से विधान परिषद से पास होके आया और वह चाहता है तो उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक सकता है। इसका उस विवेक है, कभी राष्ट्रपति विचार कर लेंगे तब दिया जाएगा, तो विधानसभा और विधान परिषद वह संज्ञा शून्य हो जाती है वहाँ पर, जब तक राष्ट्रपति का कोई संशोधन या उस पर कोई बात आ नहीं जाती है। राज्य में राष्ट्रपति
शासन की सिफारिश कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। अगर राज्य में सरकार गिर गई है या चुनाव नहीं हो पाया है तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल कर सकता है, या उसका स्वविवेक है। नंबर 3, विधानसभा चुनाव में बहुमत न मिलने पर या कार्यकाल के दौरान सीएम या मुख्यमंत्री की मृत्यु पर नए मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकते हैं, नए सीएम का चुनाव कर सकता है। ये उसके स्वविवेकाधिकार है कि राष्ट्रपति बधा है मंत्रिपरिषद से, लेकिन राज्यपाल मंत्रिपरिषद से बधा नहीं है। स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। कहाँ? राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्य में राष्ट्रपति शासन सिफारिश कर सकता है। यदि किसी का बहुमत ना हो या प्रधान मौके के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी मृत्यु हो जाए तो नए जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कर सकता है। अब ये रहे आपके इनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। और अब इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हमारा अध्यादेश बचेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे हम आपको कल एक आर्टिकल 100, कल हम जो आपको आर्टिकल के विषय बताते चल रहे थे, तो आप आर्टिकल 161 समझ लीजिए कि राज्यपाल का क्षमादान, राज्यपाल का क्षमादान। यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 161। आर्टिकल 176, आर्टिकल 176 राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण। अब वह चाहे विधानसभा का हो चाहे जैसा भी हो, राज्यपाल का अभिभाषण है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 इसको आप समझ लीजिए कि यही वह आर्टिकल है जो इस बात की, जो इनकी सलाह मतलब इस बात की गारंटी देता है। ये आर्टिकल 200 से संबंधित मामला है। आर्टिकल 200 है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक रोक सकता है, विधेयक रोक सकता है। यही प्रश्न सीधे सीधे बनता है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई विधेयक किस अनुच्छेद के तहत रोक सकता है, अनुच्छेद 200। तो कहने का मतलब है कि 161 राज्यपाल का क्षमादान, 176 राज्यपाल का अभिभाषण और 200 राज्यपाल किसी विधेयक को रोक सकता है। तो यह रहा राज्यपाल की शक्तियां तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब राज्यपाल का बचता है क्या, अध्यादेश। अध्यादेश प्लस कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको हम आपको कल देंगे। हम सोचे थे कि 2 वीडियो में राज्यपाल हमारा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। 2 वीडियो में 3 वीडियो में कवर करेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। पहले में नियुक्ति शक्ति, पहले में आपकी नियुक्ति, हड़ताएं, शर्तें ये सब बता दिए हैं, कार्यकाल। दूसरे में शक्ति, अन्य महत्वपूर्ण तत्व, और कल हम आपको अध्यादेश और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।